क्लासेस आपके पास रहती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे और सैटरडे को सेम टाइम पे हम इंशाल्लाह कर लेंगे, 6 to 7:30। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो सैटरडे के लिए रह गई फ्रीलांसिंग के अलावा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आधा घंटा मजीद जो है उस पर लगा लें, लाइक 5:30 से 7:30, 2 घंटे की क्लास जो है वो हम लोग कर लें। वो हम थर्सडे, सॉरी फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। अभी आज क्लास है आप लोगों की, उसके बाद आप लोगों के कल ऑफ है, और फ्राइडे एंड सैटरडे फिर दो क्लासेस आप लोगों की लास्ट होंगी, जिन पे हम अपना कोर्स जो है वो वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो लास्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि माइग्रेशन अगर आपने एक वेबसाइट की करनी हो, लाइक एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे आपने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना हो, और माइग्रेशन में सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट के लिए तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो है वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे, तो उसके थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना कंटेंट तो कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी वेबसाइट हम लोगों ने देखी थी कि भाई अगर हम लोगों ने करनी है, सर 7:30 के बाद नहीं हो सकती, ऑफिस में आना होता है तो वो तो ऑफिस ही बंद हो जाता है। सेम टाइम पे ही हो सकती है क्लास, जो हमारे पास टाइम है 6 to 7:30, फ्राइडे और सैटरडे हो जाएगी। अच्छा, तो हमने जो है वो देखा था कि हमारे पास किस तरह से जो है वो जब हमने वेबसाइट को माइग्रेट करना होता है, ठीक है, माइग्रेशन जब हम लोगों ने करनी होती है पूरे की पूरी, यानी कि विद डिज़ाइन, विद कंटेंट, विद पेजेस, विद एवरीथिंग, जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, विद द प्लगइन्स, सारी चीज़ें जो है जब आपने माइग्रेट करनी होती है वेबसाइट, तो हम किस तरह से करते हैं वो हमने एक प्लगइन देख लिया था। सेकंड जो है वो हम लोगों ने बैकअप का भी एक प्लगइन देखा था कि हम बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली स्केड्यूल किस तरह से कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो है हमारी माइग्रेशन में स्टिल रहती थी, वो है आपके पास कि आपने मैनुअल अगर करनी हो, प्लगइन अगर वर्क नहीं करा, तो फिर आप मैनुअल किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों को भी बड़े अच्छे से इस चीज़ का अंदाजा है कि कहाँ पे आपके पास जो है वो सारी की सारी वेबसाइट आपकी पड़ी होती है, ये पूरे का पूरा फोल्डर आपके पास जो पड़ा होता है, ठीक है, जिस तरह से ये जो वेबसाइट जो भी यहाँ पे बनी हुई होगी, बैच 6 की या बैच 5 की, या जो भी हंसला के नाम से बनी हुई है कुछ भी, तो एच डॉक्स के अंदर भी आपके पास ये फोल्डर पूरे का पूरा पड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारी उस चीज़ की, लाइव वेबसाइट की, तो उसके अंदर भी आपके पास जब आप सी पैनल में ओपन करते हैं तो फाइल मैनेजर पे आपका जो है पूरे का पूरा फोल्डर जो है वो वहां पे पड़ा होता है। फाइल मैनेजर प्लगइन इंस्टॉल करके उस पर ही हम देख लेते हैं कि वो आपका फोल्डर किस तरह से पड़ा हुआ होता है। स्टेप्स आप लोगों ने नोट कर लेने माइग्रेशन के, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, तो इसके अंदर फिर अगर कोई जो है वो चांसेस ऑफ एरर भी नहीं होता, अगर आपने एरर कहीं पे आपका आ गया, कोई एक स्टेप आपने मिस कर दिया, तो आपकी वेबसाइट उस तरह से प्रॉपर जो है वो फिर नहीं होगी, माइग्रेट नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे फोल्डर पड़ा होगा, इस तरह से usmangraphics.com है, ये आपके पास है, ठीक है जी। तो इसी तरह से लाइव पे भी आपके पास ये फोल्डर इसी तरह से पड़ा होता है, इसके अंदर ये सारे फाइल्स जो है आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। WP इंक्लूड्स कंटेंट एडमिन, सेम एज इट इज जिस तरह से ये फोल्डर होता है, ठीक है। तो जब आपने अपनी जो है वो वेबसाइट माइग्रेट करनी है ऑनलाइन, उसमें प्रोसीजर में क्या था कि आप लोगों ने क्या करना होता था कि आप जो है वो यहाँ से, हम बल्कि ना ऐसा करते हैं, जैम्प ऑन करके ना हम एक माइग्रेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। देख लेते हैं जो थोड़ी सी बनी हुई है कोई वेबसाइट, उसको जो है वो हम माइग्रेट कर लेते हैं। ये सही है, इसको ही हम कर लेते हैं, चले। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली को लोकल होस्ट स्लैश हंसला को माइग्रेट करना है, किस पे जी, बैच7.com पे, ठीक है। तो सिंपली मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करूंगा, जिस तरह से हम लोग पहले जो है वो किया करते थे। इस तरह से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, लाइव पे भी आप इस तरह से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो जब आप डोमेन अपनी ऐड करेंगे, लाइक सब डोमेन या डोमेन जाके उस पर ऐड करेंगे, तो वो फोल्डर ऑटोमेटिकली इस तरह से बन जाएगा। वो भी हम देख लेते हैं कि डोमेन किस तरह से ऐड होती है और इसका फोल्डर किस तरह से बन जाता है। तो ये फोल्डर हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे डायरेक्टली जाके, इस तरह से हम किया करते थे, ठीक है। हम सिंपल जो है वो जाके इस पे फोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते थे, तो हम यहाँ पे आके बैच7.com का हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब सिंपली आपने जाना है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर जो आपकी ये सारी चीजें पड़ी हैं, इसको आपने क्या कर लेना है, इसको आपने कर लेना है जिप बना लेना है,
ठीक है जी, इसको आपने यहाँ पे एक फोल्डर जो है इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, बेसिक समझे बेसिकली। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यही करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, और इसके अंदर बैच7.com के अंदर हम आके इसको कर देते हैं पेस्ट। अच्छा, अब ये पेस्ट आपने करना है सिर्फ अंदर वाली चीजें, ना कि आपने जो है वो इसके अंदर जो आपका फोल्डर है हंसला के नाम का वो नहीं रखना, उसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब ये देखिए हंसला का फोल्डर आ गया इसके अंदर, बैच7.com के अंदर। हमें ये नहीं चाहिए, इसके अंदर की जो बाकी की ये जो चीजें हैं इसको हम निकाल के बाहर जो है वो रख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। तो ये वाली जो इसके अंदर चीजें थी हंजला के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने हंजला को माइग्रेट करना था किसके अंदर, बैच7.com के ऊपर, यानी कि लोकल होस्ट स्लैश हंजला को किस पे करना था, लोकल होस्ट स्लैश बैच7.com पे, इस पे। ठीक है, ये अब मतलब पूरी पूरी वेबसाइट जो है माइग्रेट हो रही है। तो हमने सिंपली क्या किया, फर्स्ट स्टेप नोट कर लें। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपका फोल्डर होगा पिछली डोमेन के ऊपर जो सारी फाइल होंगी ये वाली, ये आप उठा के क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो ला के पेस्ट कर देंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो आपकी सारी फाइल्स थी वो आपने उठा के उसमें ला के रख दी। ये आपका है फर्स्ट स्टेप। अभी आ रहे हैं सर, फर्स्ट स्टेप बताया अभी। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया फर्स्ट स्टेप। अब आपने करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने इसकी डेटाबेस जो है वो डाउनलोड करनी है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। इस पे जाके आपने इसकी करनी है डेटाबेस डाउनलोड जो इसके साथ अटैच्ड है। अब वो आपको कैसे पता लगेगा कि इसके साथ कौन सी अटैच्ड है, आप इसको करेंगे ओपन, और यहाँ पे आपके पास WP config की फाइल पड़ी होती है, wp-config.php की फाइल। इसके ऊपर आप इसको जैसे ही एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका डेटाबेस का नेम बता दिया रहेगा कि भाई DB नेम हंसला है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, और होस्ट नेम इसकी ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। तो कौन सी आपने करनी है, हंसला वाली आपने डेटाबेस जो है वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके बैच 5 भी पड़ी है, 6 भी पड़ी है, हंसला वाली भी पड़ी है। तो आपको कौन सी चाहिए, ये हंसला के नेम वाली चाहिए। इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको डाउनलोड करनी है। आप इसको करें एक्सपोर्ट। ठीक है जी, इसको यहाँ पे सिंपली आप एक्सपोर्ट कर दें, फॉर्मेट से एक्चुअल रहने दें। ये आपके पास .sql की फाइल एक जो है वो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया। पहला स्टेप हमने क्या किया कि ये जो इसके अंदर सारी फाइल्स थी पुरानी वेबसाइट के अंदर उसको हमने कॉपी किया, और नेक्स्ट वेबसाइट जहां पे हमने करना है उसके फोल्डर के अंदर हमने जाके ये सारी की सारी फाइल जो उसके अलावा कोई और फाइल नहीं रखवाई, सिंपल सेम टू सेम वो सारी फाइल्स उठा के हमने वहां पे कॉपी पेस्ट कर दी। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हमने इसकी डेटाबेस जो है वो डाउनलोड कर ली पुरानी वेबसाइट की। ठीक है जी, पुरानी वेबसाइट की हमने डाउनलोड कर ली। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट उससे अटैच्ड है, तो जब आप फोल्डर उसका ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे पड़ी होगी wp-config.php की फाइल। उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे उसका नेम लिखा होगा। तो ये वाली डाके आपने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। दो स्टेप्स हो गए। अब आप आ रहे हैं थर्ड स्टेप पे, इसको आपने करना है एडिट। ये जो आपको फाइल मिली है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है एडिट। एडिट आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको करना है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है जी, रिप्लेस कि ये आप ढूंढें और इसकी जगह भी ये रिप्लेस कर दें। पहले आप इसको जरा फाइंड करके देखें तो यहाँ पे आपको हंसला जो है वो मिलेगा, ये लोकल होस्ट स्लैश हंसला, ये आप इसको करें। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपको देखें, लोकल होस्ट स्लैश हंसला के नाम पे ये जो लिंक आपका, चूंकि जो आपकी पुरानी वेबसाइट का लिंक था उसकी बात करो, मेरी पुरानी वेबसाइट का लिंक क्या था, लोकल होस्ट स्लैश हंसला, तो वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये देखें, ये पूरा HTTP लोकल होस्ट स्लैश हंसला, ये आपके पास क्या आ रहा है, पूरे का पूरा लिंक आ रहा है। सॉरी, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, पूरे का पूरा लिंक आ रहा है। ठीक हो गया। इसको आप ढूंढते रहेंगे, ये काफी दफा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे लिंक जाहिर है मैंने पुरानी वेबसाइट को तो नहीं रखवाना उस डेटाबेस के अंदर, तो मैं इस डेटाबेस की फाइल को एडिट करके क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, किसी भी एडिटर के अंदर आप करें और इसके अंदर आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो लोकल होस्ट स्लैश हंसला है इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, अब जो मेरा न्यू वेबसाइट का लिंक होगा क्या होगा, लोकल होस्ट स्लैश बैच7.com, ये मेरा न्यू वेबसाइट का लिंक है। लोकल होस्ट स्लैश हंसला को फाइंड करो, जहां जहां पे भी लोकल होस्ट स्लैश हंसला है उस जगह पे रिप्लेस कर दो लोकल होस्ट स्लैश बैच7.com को। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इसको रिप्लेस ऑल कर दें। तो अब जब आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे लोकल होस्ट स्लैश हंसला, तो अब आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखें, खाली हंसला लिखेंगे तो सिर्फ डाटाबेस के नेम के अंदर मिलेगा। ठीक है, या मार्केटिंग हंसला जो उसका नाम है ये ईमेल के अंदर, उसके अलावा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी।
इसको आपने छोड़ दें। आपने सिर्फ लिंक जो है वो चेंज कर देना है, लोकल होस्ट स्लैश हंजला करके आपने इसका जो लिंक है वो आपने वहाँ पे चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर आपने इसको सेव करवा देना है। ये आपका थर्ड स्टेप है। तो जो आपका लिंक था लोकल होस्ट स्लैश हंजला, यानी कि पुरानी वेबसाइट का लिंक, उसको आपने रिप्लेस करवा दिया न्यू वेबसाइट के लिंक के साथ, लोकल होस्ट स्लैश बैच7.com। तो ये तीन स्टेप्स आपके हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आगे क्रिएट करनी है डीबी, न्यू डेटाबेस आपने आगे क्रिएट करनी है। किस नाम से करनी है आपकी मर्जी है, किसी भी नाम से कर सकते हैं, मैं उसी नाम से कर लेता हूँ, यानी कि बैच 7, जो मेरी न्यू वाली वो है बैच 7, उसके ऊपर मैंने जाके इसको क्रिएट कर लिया, न्यू क्रिएट किया, नाम दे दिया बैच 7, आपकी मर्जी है कोई भी दे सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे कर लिया क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे। कौन सी फाइल? वो जो आपने एडिट की है Hanzala.sql की, ओपन कर दें इसको, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा दें। तो अब वो वाले जो डेटाबेस थी विद एडिटेड वर्जन, यानी कि न्यू लिंक के साथ, आपके यहाँ पे आ चुकी है बैच 7 के ऊपर। ये आपके पास है फोर्थ स्टेप। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप, जो फाइल्स थी पुरानी वेबसाइट के अंदर वो फाइल सारी कॉपी की, न्यू वेबसाइट के फोल्डर के अंदर डाल दी, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आपने डेटाबेस जो है वो की डाउनलोड। ठीक है जी। डाउनलोड करने के बाद थर्ड स्टेप क्या किया आपने, उसको की एडिट, पुरानी जो वेबसाइट का आपके पास लिंक था उसको आपने एडिट करके न्यू वेबसाइट के लिंक के साथ रिप्लेस कर दिया। फोर्थ स्टेप आपने क्या किया, न्यू डेटाबेस आपने अपलोड बनाई, क्रिएट की, और उसके ऊपर वो फाइल अपलोड करवा दी। तो ये आपके पास 4 स्टेप हो गए। अब आपके पास है जी स्टेप फिफ्थ स्टेप, आपके पास क्या है, अब आपने आना है उसी फोल्डर के अंदर जो आपका यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास पड़ी होगी WP config की फाइल, ये, इसको आपने करना है एडिट। और एडिट करके आपने इसके अंदर जो इसका डेटाबेस का नेम है, अब वो आपने अपने वाला रखवाना है जो आपने न्यू बनाई है बैच 7। और अगर कोई यूजर का नेम चेंज हो रहा है तो वो भी आप रखवाएंगे, लाइव में चेंज होता है। ठीक है। और पासवर्ड का भी अगर चेंज हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पे रखवाएंगे। ठीक है जी। यूजर नेम चेंज होगा तो वो भी आप यहाँ पे देंगे, पासवर्ड चेंज होगा तो वो भी यहाँ पे देंगे, लाइव में चेंज होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। बाकी आप सिर्फ ये चेंज करके डेटाबेस नेम, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करके आप इसको सेव करवा के बंद कर देंगे। ये आपके पास हो गए 5 स्टेप। तो अब आप इसको जरा हम देखते हैं करके। बैच7.com, लें जी। तो यहाँ पे आपको लोकल होस्ट स्लैश बैच 7.com पे पूरी की पूरी आपकी जो वेबसाइट थी ये वाली, ठीक है जी, आपकी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है, माइग्रेट हो गई है। इस पे आप जाके जो है वो WP-admin को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा वो वही लगेगा जो पिछली वेबसाइट में था, क्योंकि उसको आपने चेंज डेटाबेस के अंदर नहीं किया, तो वही सेम आपके पास लगेगा और आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। इसका क्या है, तो ये देखें जो वहां पे लगेगा वही आपके पास यहाँ पे जो है वो लगेगा। तो ये लोकल होस्ट स्लैश बैच 7 पे अब आपका सारे का सारा वो सेम आ चुका है जो आपके पास यहाँ था। ठीक है। ये देखें, ये इसका लोकल होस्ट स्लैश हंसला का है, ये लोकल होस्ट स्लैश बैच 7.com का है। तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप जो है वो पूरी पूरी वेबसाइट माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने लोकल का तरीका आपको बताया है। ठीक है। उसका भी सेम ही है, बस उसके अंदर एक डिफरेंस है, डेटाबेस बनाने का तरीकाकार, वो अभी मैं बता देता हूँ कि डेटाबेस वहां पे किस तरह से बनती है। बाकी आपके पास सारे का सारा सेम प्रोसेस है। तो इसके अंदर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैनुअल माइग्रेशन के अंदर वेबसाइट के अंदर कोई मसला है तो बताएं। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपने मैं थोड़ा सा स्टेप खुद से रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक जगह मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। बताएं बताएं। पहला स्टेप तो आपने बताया कि जी आप अपने जो भी एक फाइल है या जो फाइल मैनेजर से उसको आप एक जिप कर लें उस फोल्डर को। हम्म। पहला स्टेप। दूसरा आपने कहा कि जो फोल्डर आपने जिस नाम से भी बनाना है वो www में या htdocs में वो फोल्डर आप उस नाम से बना के उसके अंदर वो फाइल एक्सट्रैक्ट कर दें। हाँ जी हाँ जी।
तीसरा स्टेप आपने बताया कि आप डेटाबेस का जो आपने बैकअप लिया है, हम्म। वो बैकअप ले लें और जिस डाउनलोड नाम कर से लें उसकी आप फाइल। हाँ, उसकी ब बैकअप जो है वो डाउनलोड कर लें और फिर जिस नाम से आपने बनाया वो उसी नाम से आप उसको वहाँ पे अपलोड कर दें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, न्यू सर नाम से, 4th नेम में न्यू जो नेम से। आपने डब जो एक चीज़ आपने चेंज करवाई है वो wp.config में चेंज कराया है जो लोकल होस्ट बैकस्लैश जो नाम है, कि किसी और फाइल में है? नहीं नहीं, वो मैंने एसक्यूएल की फाइल में चेंज कराया है। जो आपने डाउनलोड डेटाबेस जो है वो डाउनलोड की है, उसके अंदर मैंने चेंज करवाया है। ओके, जो फाइल हमने डाउनलोड किया है उसके हाँ अंदर जी, हाँ हम जी। उसका लोकल होस्ट का जो एड्रेस है वो पूरा हम वो देंगे जो हम वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हैं। लोकल होस्ट से याद ना रखें, पुरानी वेबसाइट का जो लिंक है उसको आप रिप्लेस कर देंगे न्यू वेबसाइट के लिंक के साथ। वहाँ पे लोकल होस्ट तो लिखा रहेगा ना सर? नहीं नहीं सर, देखें ना, लोकल होस्ट तो लिखा रहेगा जब आपकी वेबसाइट लोकल पे है। अगर मेरी ओके, वेबसाइट लोकल पे है ही नहीं, ठीक है, तो मेरी ठीक है। वेबसाइट का लिंक तो है, फिर आपके ये क्या उसे कहते हैं, usmangraphics.com है उस्मान जैसे। ग्राफिक्स डॉट कॉम है। ठीक है, तो जी, जी। उसके ऊपर आपने पूरे लिंक को उस्मान ग्राफिक्स डॉट कॉम को चेंज करना है मार्केटिंग विद हंसला डॉट कॉम से। अगर आप उस पर माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो फिर लोकल होस्ट का तो नहीं है ना ओके, सवाल, मैं ओके। आप तो बस ये मतलब कह जो रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हैं, हम जी, उसके नाम से उसको रिप्लेस कर देंगे। पूरे लिंक को। और अब और ये लिंक फिर पहले उसके बन रहा लिंक को था। और फिर अपलोड करेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, फिर अपलोड करनी है आपने डेटाबेस, पहले अपलोड नहीं करनी, अदरवाइज फिर वो आपको रीडायरेक्ट पुराने लिंक पे करवा देगा। क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो ठीक हो चीजें गया स्टोर सर। होंगी वो पुराना लिंक स्टोर होगा। ठीक है और उसके बाद जो आपने wp.config में जो एक चेंजिंग करवाई है कि वो आप डेटाबेस का नाम जो हाँ आपने जी, रखा है वो चेंज कर दें और यूजर और नेम और यूज़र नेम पासवर्ड भी। पासवर्ड और पासवर्ड भी और बस ये आपका इतना काम है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी अरूज। तो आपने बेस्ट7.com में सारी फाइल कॉपी करवाई है गुंजला से, तो उसमें पहले भी तो फाइल्स पड़ी हुई होंगी ना जब हम बनाएंगे बेस्ट7.com, नहीं ना, जब आप अनजिप उसके अंदर, करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि आप जी। जब उसको वो बनाएंगे ना, उसको जी। आप बनाएंगे यहाँ पे एक सब डोमेन आपकी या डोमेन बनेगी। डोमेन आपकी होस्टिंग साथ होगी अटैच। जब आपने डोमेन और होस्टिंग साथ अटैच किया ना, तो उसके अंदर आपने वर्डप्रेस वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं करवाया उसके अंदर। तो अच्छा। जब इंस्टॉल नहीं करवाया तो वो खाली है। और सही। अगर कोई फाइल पड़ी है तो आप डाउनलोड हटा दें, उसको डिलीट कर दें। हाँ, ये मैं कहती फिर कॉपी करेंगे तो वो रिप्लेस का ऑप्शन देगा हाँ जी, यकीनन, आपने इसलिए। रिप्लेस कर देना सब कुछ, आपने ये सारी अच्छा। चीजें नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि ये सी पैनल हमारा यहाँ पे ओपन नहीं होगा। जी अरूज, कोई बात है या होगी है? जी तकी। जी तकी, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें अगर कोई बात है तो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने शुरू में जो बताया था कि wp-config.php फाइल है, हम्म, हम्म। तो उसका दोबारा मतलब पर्पस बता दें कि इसका यार इसमें उसके क्या अंदर है? ना वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर ना आपका कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेसिकली, कि उसके अंदर आपके डेटाबेस के साथ जो आपका वेबसाइट होती है वो किस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। डेटाबेस की नेम कौन सा है, डेटाबेस का यूजर कौन सा है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, लोकल होस्ट क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उसके अंदर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आपने उसकी डेटाबेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारी फाइल्स तो वहां से कॉपी की थी, तो पुरानी वेबसाइट पे डेटाबेस अटैच थी हंजला वाली, अब न्यू पे मैं अटैच करना चाह रहा हूँ बैच 7 वाली, तो मैंने यहाँ पे नेम इसका चेंज कर दिया। ठीक है। ओके, सही सर, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट यार रुके, मैं जरा ना वो वाईफाई का मंगवा लूँ ताकि आपको मैं उस पर भी दिखा दूँ कि किस तरह से बनती है। एक मिनट। अच्छा, सेम प्रोसेस है, अभी वहां पे वो मैंने मंगवाई है वाईफाई वाली, वो आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या उसे कहते हैं, लाइव में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस आप करेंगे। ठीक है, फोल्डर्स आप ऐसे ही उठाएंगे, बाकी आप उसी तरह से सारे के सारे फोल्डर डालेंगे। डब्ल्यू कॉन्फ़िग में डेटाबेस का नाम उसी तरह से चेंज होगा, और जो डाउनलोड होगी डेटाबेस वो भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड होगी। और जब वो डाउनलोड होगी तो उसके अंदर एडिट भी सेम प्रोसेस ही होगी। अब बात यह है कि डेटाबेस जो क्रिएशन का प्रोसेस है, जिस तरह से हमने यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट की है, लाइव में जरा ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो भी जरा मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को फिर उसके अंदर भी मसला पेश ना आए। लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना वो ओपन नहीं होगा इस पे। मैंने उनसे वो वाईफाई मंगवाया है, वो जरा कनेक्ट कर लें, तो फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि डेटाबेस किस तरह से जो है वो हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा मैं ना बल्कि अपने अनम्यूट कर देता हूँ, कोई होस्ट अगर बन जाए तो वो फिर मुझे ज़रा बना दीजिएगा। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। नेम चीप पे होस्टिंग है, होस्टिंग लिस्ट पे आएंगे, सी पैनल ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, सी पैनल हर होस्टिंग का आपके पास होता है और तकरीबन होता सेम ही है। मोस्टली जो आपके पास अच्छी होस्टिंग्स होती हैं उनके अंदर सी पैनल होता है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। और सी पैनल तकरीबन आपके पास यहाँ पे सेम होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइल मैनेजर में, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोल्डर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे ये देखें, ये आपकी वेबसाइट का फोल्डर पड़ा है, marketing.com, usmangraphics.com का पड़ा है, और एक जो मेन आपकी डोमेन अटैच होती है ना होस्टिंग साथ, अब ये इस होस्टिंग के ऊपर 3 डोमेन अटैच हो सकती थी, तो इसके ऊपर 3 डोमेन अटैच हैं, एक reboundmarketing.com है, एक marketing.com है, एक usmangraphics.com है। अच्छा, जो मेन होती है ना वो आपके पास पड़ी होती है public_html के अंदर, तो अगर मेन से आपने उठाने हैं फोल्डर तो वो यहाँ पे पड़े होंगे, और मेन के अंदर जाके रखवाने हैं तो वो भी यहाँ पे आप रखवाएंगे आगे। ठीक है जी, इसको यहाँ पे आप कर लेंगे सबको सिलेक्ट। ठीक है, इन सारे फोल्डर्स को आप कर लेंगे सिलेक्ट, और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या करें, यहाँ पे इस पूरे public_html को पकड़ के, सॉरी, इसके ऊपर इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लें, कंप्रेस कर लें। चले, पहले कंप्रेस होगा फिर डाउनलोड होगा। हाँ, जिप में पहले करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जिप बन जाएगी, उसको डाउनलोड कर लें। तो जो मेन डोमेन होती है वो public_html के अंदर उसकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, जो बाकी आप ऐड ऑन डोमेन से ऐड करते हैं वो आपके पास यहाँ पे पड़ी होती है। ठीक है, और वो आप ऐड किस तरह से करते हैं वो भी बता देता हूँ ताकि उनके फोल्डर बन जाए। तो वो आप यहाँ पे करते हैं जी, आपके पास होती हैं ये डोमेन्स। ठीक है, ये डोमेन्स होंगी। डोमेन्स के अंदर आके आप क्या करेंगे, सिंपली आके आप क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना डोमेन नेम देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको डोमेन अपनी जो आपकी यहाँ पे ये डोमेन है, डोमेन को आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इसका फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा फाइल मैनेजर के अंदर, और वो खाली होगा। उसको आप ओपन करेंगे, वो खाली होगा, उसके अंदर कोई एक आधा फोल्डर हुआ भी तो उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रोसेस है किसका, डोमेन का। जल्दी जल्दी गुजरना चाह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में तसल्ली से देख सकते हैं। डोमेन्स ऐड करनी हो तो सी पैनल के अंदर आ जाएं, डोमेन्स के अंदर आए, क्रिएट डोमेन पे क्लिक करें, नाम लिखें, सबमिट करें। फाइल मैनेजर के अंदर आपके पास यहाँ पे जो फोल्डर जैसा से बने हुए marketing.com, usmangraphics.com, इसी तरह का फोल्डर जो है आपके पास क्रिएट हो जाएगा और वो खाली होगा। तो जहाँ से फिर माइग्रेट करके लाना है वहां से जो आपने जिप की होगी उसको आके इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करवा दें। लेकिन याद रहे कि फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर नहीं होना चाहिए। मेन फोल्डर है उसके अंदर सारी की सारी डायरेक्ट फाइल्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात करें डेटाबेस की। डेटाबेस किस तरह से बनती है। PHP माई एडमिन आपके पास सेम ओपन होता है जिस तरह से लोकल के अंदर था, ये पड़ा होता है PHP माई एडमिन डेटाबेसेस के टैब के अंदर। इसको PHP माई एडमिन को ओपन करें, सेम जो आपके पास इंटरफेस है सारे का सारा सेम होगा। ये देखें यहाँ पे आगे, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो है वो क्योंकि वो आपको क्यों बताया कि WP config में उसका नाम पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें लाइव में ना नाम कुछ इस तरह से होते हैं, WP644, WP683। ठीक है, तो वो फिर आपको पता नहीं लगता, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये WP config सेम फाइल पड़ी होती है। अब ये मार्केटिंग हंसला को अगर मैंने करना है, इसको मैं व्यू करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे बता देगा कि भाई इसका जो यूजर नेम इसका अटैच है वो कौन सी है, WP644 वाली, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो अब इसको मुझे जब डाउनलोड करना है तो सिंपल वही सेम प्रोसेस है, एक्सपोर्ट करेंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके अंदर आप एक्शन चेंज कर देंगे। लेकिन क्रिएट का यहाँ पे देखें कि न्यू का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्रिएट आप कहाँ से करेंगे, सी पैनल के अंदर आएंगे, डाटाबेसिस के अंदर, माई एसक्यूएल डाटाबेसिस, इसको आप करें ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें न्यू डाटाबेस का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो न्यू डाटाबेस में आप करें जी, मैंने बनानी है बैच 7 के नाम से, इसको कर दें क्रिएट डाटाबेस। अब डेटाबेस बनाने के प्रोसेस में 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आके न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया और आपने वहां पे नाम दिया, आपकी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगी है, ये देखें। लेकिन इसको यूजर असाइन कोई नहीं हुआ। अब इसको आपने कोई ना कोई यूजर असाइन करना है, या तो जो पुराने यूजर हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके लिए न्यू यूजर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे न्यू यूजर बनाए बैच 7, उसका आप देंगे पासवर्ड कोई ना कोई। ठीक है जी, यूजर का नेम देंगे और यूजर का पासवर्ड देंगे और आप यूजर क्रिएट कर देंगे।
तो डेटाबेस बनाने के प्रोसीजर में क्या स्टेप्स हैं? पहला नाम, पहला स्टेप क्या है? डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे, न्यू के आप सामने आके क्रिएट डेटाबेस करेंगे, आपकी यहाँ पे डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप सेकंड स्टेप क्या करेंगे? ऐड करेंगे न्यू यूजर को, या पुराने को भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू यूजर ज्यादा बेहतर है। न्यू यूजर का नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। दो स्टेप हो गए, न्यू डेटाबेस, न्यू यूजर। उसके बाद आपने यूजर को ऐड करना है डेटाबेस में। कौन से को? बैच 7 में डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, बैच 7 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे खाली आ रहा था वहां पे आपके पास हो जाएगा। इसको आप सारे प्रिविलेज देंगे, ऑल प्रिविलेजेस, और मेक चेंजेस कर देंगे। ठीक है जी, हो गया। बैक चलें। तो अब यहाँ पे देखें ये बैच 7 और यहाँ पे बैच 7, ये आपके पास डाटाबेस क्रिएट होगी। और अब आप इस लोकल इसको PHP माई एडमिन को जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डाटाबेस आ गई। ये देखें, ये डाटाबेस जो है वो आ गई है। ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे? जो डाटाबेस आपने यहाँ से ये 644 वाली डाउनलोड की थी उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का सेम प्रोसेस है। ठीक है जी, इंपोर्ट करके फाइल अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे वो सारी की सारी आ जाएगी। यहाँ पे आके ये फाइल अपलोड करें और अपने यहाँ पे इसको जाके इंपोर्ट कर दें तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस है, कन्फिग को ओपन करना है, एडिट करेंगे कन्फिग को। और एडिट करने के बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे, तब पहले वहां पे हमने क्या करना था? सिर्फ एक नेम चेंज करना था। अब यहाँ पे क्या करना? डेटाबेस का नेम चेंज करेंगे आप। ये पीछे वही रहेगा, आगे क्या था हमारा यहाँ पे? बैच 7। जो भी आपका नेम होगा वो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, मतलब बैच 7। ठीक है जी। उसके बाद जो यूजर नेम आपने रखा था वो आप यहाँ पे देंगे। वो आप कहाँ से उठाएंगे? यहीं पे पड़ा होगा। यहाँ पे ये देखें, ये पड़ा है ना, ये डेटाबेस को उठा लें, इसको कॉपी कर लें। इसी तरह से ये यूजर पड़ा है, इसका यूजर का नेम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। डेटाबेस नेम चेंज हो गया, यूजर चेंज हो गया। उसके बाद जो पासवर्ड आपने रखा था उसको आप चेंज करेंगे। और बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बस तीन चीजें आपकी चेंज होंगी लाइव में। लोकल में अगर आप करेंगे तो एक ही चीज चेंज होगी, विच इज नेम। और अगर लाइव में करेंगे तो आपकी तीन चीजें चेंज होंगी, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और सेव चेंजेस कर देंगे। दैट्स इट, बाकी का प्रोसेस सेम है। क्लियर है जी? कोई मसला? ये आपके पास है जी लोग मैनुअल माइग्रेशन, क्या आप किस तरह से करते हैं? कोई मसला मसाइल है तो बताएं, जल्दी जल्दी बता दें। सर आपसे एक सवाल करना था। जी जी, पूछें पूछें। जो हम एक डोमेन खरीदते हैं उस पे 3 वेबसाइट अलाउ होती हैं, वो उसका मतलब क्या होता है? एक डोमेन नहीं खरीदते, एक होस्टिंग खरीदते हैं। एक होस्टिंग, होस्टिंग। होस्टिंग है स्पेस। ठीक है। स्पेस का मुराद ये है कि आप उसके साथ, आप उसके अंदर अपनी 3 डोमेन उसके साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब usmangraphics.com एक डोमेन है, मार्केटिंग विद हंसला सेकंड डोमेन है, थर्ड डोमेन है रीबाउंड मार्केटिंग। तीनों के जो मेरे सेटअप होंगे, तीनों के जो वर्ड पे इंस्टॉलेशन करूंगा सेपरेट सेपरेट, तीनों पे जो सेपरेट कंटेंट होगा वो उसी एक होस्टिंग के ऊपर मैं रखवा सकता हूँ, स्पेस के ऊपर रखवा सकता हूँ। ये मतलब है उसका। उसके लिए मतलब सेपरेट स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। एक ही, क्योंकि मैंने वो पैकेज ऐसा लिया जिसके अंदर 3 अवेलेबल है, तो उसके अंदर स्पेस भी इतनी अच्छी है, तो मैं वो तीनों उसके ऊपर जो है वो होस्ट करवा सकता हूँ। एक ने सिर्फ कहा है नो सर, बाकी को कुछ समझ नहीं आई। लिखने हैं, जरा सर मेहरबानी करें। मैंने होस्टिंग ली है हम्म। दोस्त होस्ट से। किससे? दोस्त होस्ट। अच्छा, पाकिस्तानी होगी कोई लोकल। हम्म। जी सर, क्योंकि मैंने मार्केटिंग की इन्हीं की हादी लर्निंग की क्लास ली थी, तो हम्म। उधर से उन्होंने प्रैक्टिस के लिए हमें ये ऑप्शन दिया था कि आप 2700 की होस्टिंग है, आप ये लेकर उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसने और दिया था? आप उसको आ, मैंने इंस्ट्रक्टर डिजिटल कौन था? मार्केटिंग की क्लास ली थी। कौन उधर है, टीचर परवेश हैं। से? नहीं, मेल टीचर हैं। अच्छा। सर उनका बैच भी वो एंड बीच में से एंड हो गया, उन्होंने वो चेंज कंटिन्यू हो नहीं गया। किया। हम्म। उन्होंने ये करवाया था तो उसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया, तो ये उसमें देखें, अब एक ही इसके ऊपर एक वेबसाइट वेबसाइट होस्ट हो डॉट सकती है। कॉम है। ठीक है, अगर जी। आप 3500 की लेंगे उसके ऊपर 4 वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट होता है। अब ये 5000 वाली ले लें तो उसके ऊपर 6 वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं। डोमेन एक ही फ्री मिलेगी, बाकी डोमेन आपको परचेज करनी होती है। लेकिन लोकल तो मैं सर रिकमेंड यही है नहीं कि करता, एक स्पेस पे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स यूज कर सकती हूँ? अगर आप बड़ा पैकेज लेंगी तो। यस सर। जी बिल्कुल। ओके। डोमेन अलग अलग लेनी पड़ेंगी, जो नेम है वो अलग अलग बाय करना पड़ेगा। भाई बता दें, बाकी किसी को समझ नहीं आई मैनुअल प्रोसेस की, माइग्रेशन की?
22 बैठे हैं, 22 में से 3 ने बताया है, एक ने क्वेश्चन किया है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेज का। टफ है तो भाई बताएं ना कि समझ थोड़ी सी आई है, बाकी रिकॉर्डिंग से करेंगे, कुछ बोलें तो सही। टफ तो है, जाहिर है मैनुअल प्रोसेस तो टफ है, लेकिन उसमें यह है कि रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी तो तसल्ली से जब करने लगे तो एक एक स्टेप जो है वो देख देख के करें। इसीलिए कहा था स्टेप साथ साथ लिखते जाएं, लिख लेंगे तो फिर वो उसी स्टेप्स को आप फॉलो करें। ओके। जो चीज़ नहीं समझ आई उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर लें, ठीक है। फिर भी नहीं आती तो फिर लास्ट क्लास में जो क्यूए सेशन हम करेंगे, बाकी फिर उसमें इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। ओके। गूगल क्लास में ही पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी। अब एक दो टूल हमने डिस्कस करने हैं एआई के, वो हम जरा कर लेते हैं। वो मेरे ख्याल रह गए हैं हमारे पास। हमने आपको जो है वो दी थी असाइनमेंट के, आप लोगों ने प्रोटोटाइप जो है वो करके लानी है। एआई टूल हमने नहीं पढ़ा ना एलिमेंटर का, यार आसान है, आई एम रियली सॉरी। आपका यार जो है वो हर दफ़ा रह जाता है मसला। तो मैं पिछले दिनों बिजी भी बड़ा रहा हूँ, तो कज़न की ज़रा ना फ्लाइट थी, इस वजह से कल क्लास भी नहीं ले सका। तो मैं ना इंशाल्लाह आपका देख देता हूँ, रियली सॉरी यार। आपका जो है वो इशू मैं लिटरली वो काफ़ी इग्नोर हो गया। मैं पिछले अपने जो है ना वो क्लाइंट्स का काम भी नहीं कर सका हूँ पिछले कुछ दिनों, लेकिन मैं इंशाल्लाह ना आज ही होप्स हो के मैं बैठूंगा रात को, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो इशू देख दूंगा आपको। अच्छा, तो ये आपको वेबसाइट दी थी जो आप लोगों ने एलिमेंटर के अंदर बनानी थी। हाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, एलिमेंटर के अंदर आप लोगों ने ये क्रिएट करनी थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो एक टूल है, जिसको आपके पास जो है वो एआई का टूल आया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी भी वेबसाइट का दे सकते हैं। वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, नहीं बनी हुई। यार अपने माइक काइंडली बंद रखा करें आप लोग। अच्छा, वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, नहीं बनी हुई, दैट डजंट मैटर। एचटीएमएल के ऊपर बनी हुई है, वो कोई जी कुछ थीम है, ठीक है, जो भी है उसका आप लिंक इस एआई को देंगे तो वो आपको सेम टू सेम एलिमेंटर के ऊपर जो है वो क्या कर देगा, वेबसाइट बना के दे देगा। लेकिन वो पेड टूल है, लेकिन बहुत सस्ता है। अच्छा जी, इसको हम जो है वो देखते हैं। 10 वेब के नाम से आपके पास है। एलिवेट योर बिजनेस विद 10 वेब, बिल्ड योर वेबसाइट विद एआई। एआई वेबसाइट बिल्डर है, एआई वेबसाइट बिल्डिंग है, प्राइसिंग है, ये सारा कुछ है आपके पास। हम एआई वेबसाइट बिल्डर पे जा रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। एक डिज़ाइन हमें मिल गया ये वाला, और हमें ये सेम टू सेम जो है वो डिज़ाइन चाहिए एलिमेंटर के अंदर। मुझे ये वेबसाइट जनरेट करवानी है, जनरेट करवानी, जनरेट योर वेबसाइट। न्यू वेबसाइट बनानी है या वेबसाइट को कन्वर्ट करना है विद एआई टू वर्डप्रेस। देख लेते हैं प्राइसिंग भी। कन्वर्ट अ वेबसाइट टू वर्डप्रेस विद एआई, तो मुझे भाई कन्वर्ट करवानी है ये वाली वेबसाइट। मैं उसको ये कहता हूँ कि जी ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, मुझे ये कन्वर्ट करके दो वर्डप्रेस पे। आप अब जो पेड थीम्स हैं आपके, मतलब $100 का है, $200 का है, $300 का है, उसका सिंपली लिंक इसको ला के दे दें, आपको सेम क्रिएट करके दे देगा जिस तरह से अभी इसको ये क्रिएट करेगा। सॉरी अभी से क्या कर लिया। अच्छा, कन्वर्ट अ वेबसाइट टू वर्डप्रेस विद एआई, इस पे आप क्लिक करें। कि मुझे कन्वर्ट करवानी है, न्यू नहीं क्रिएट करनी, कन्वर्ट करवानी है। और ये करके भी आपको एलिमेंटर के अंदर देता है। और कितनी देर लगाता है ये भी हम देख लेते हैं। आप लोगों ने कितनी देर लगाई है इस वेबसाइट को एलिमेंटर में बनाने में, और ये कितनी देर लगाता है। आए जी, साइन अप करें इसको। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ईमेल देते हैं हम, टेम्प ईमेल उठा लेते हैं। ये मेरे का पहले ही मैंने दी हुई है। ईमेल ऑलरेडी यूज हुई है, चेंज कर दो भाई। ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या, जी बात होगी।
गेट स्टार्टेड करते हैं। कोई भी जो आपकी ईमेल है उससे आप जो है वो अपनी गेट स्टार्ट इनको जो है वो फ्री में कर सकते हैं। फ्री में एक पेज आपको ये कन्वर्ट करके देगा, लेकिन उसको आप एडिट नहीं कर सकते। What do you want to do? Create a new website with AI, कन्वर्ट अ वेबसाइट टू वर्डप्रेस विद एआई, माइग्रेट कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। फिलहाल हम जो है वो कन्वर्ट करने के मूड में हैं कि ये जो वेबसाइट है इसको हमें भाई इसी तरह की सेम टू सेम हमें जो है वेबसाइट क्रिएट करके दी जाए। तो हमें कन्वर्ट करना है। री जो है वो इंसर्ट करें जी यूआरएल। ठीक है जी, पहले चेक करेगा कि यूआरएल ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद आप करेगा जी प्रोसीड। अब आप बेशक जो है वो स्टॉप वॉच लगा लें कि कितना टाइम जो है वो इसको लगता है। तो ये अभी यहाँ पे जो है वो आपको क्रिएट करके दे देगा। चलो जी, मैंने लगा लिया स्टॉप वॉच। क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं? इंस्टॉल करनी है, ब्लैंक वेबसाइट इंस्टॉल करेगा यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेगा। रिक्रिएट करके देगा लेआउट, ये वाली सेम टू सेम। डिजाइन एलिमेंट्स कोई अगर हैं तो वो ऐड करेगा। फिनिशिंग टच परफॉर्म करेगा और डन करके आपके हाथ में देगा कि भाई ये लें वेबसाइट। 20 सेकेंड्स हो गए, ब्लैंक वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, लेआउट रिक्रिएट हो रहा है। 30 सेकेंड्स। स्लो कर रहा है आज, कोई बात नहीं। 45 सेकेंड्स हो गए हैं। लेआउट जो है वो उसको क्या कर रहा है, रिक्रिएट कर रहा है, यानी कि ये वाली जो पूरी की पूरी लेआउट है इसको यहाँ पे ये रिक्रिएट कर रहा है। 1 मिनट हो गया पूरा और लेआउट को रिक्रिएट कर लिया उसने। अब आपको वो डिजाइन एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर रहा है। डिजाइन एलिमेंट्स भी ऐड हो गए। फिनिशिंग टच जो है वो परफॉर्म कर रहा है। 1 मिनट 10 सेकेंड हो गए। फिनिशिंग टच दे रहा है और उसके बाद क्या करेगा, डन कर देगा। लें जी, 1 मिनट और 23 सेकेंड। अब आप इसको प्रीव्यू करें जी अपनी वेबसाइट को। एक उसने अपनी जो है वो सब डोमेन यहाँ पे लगाई है और उसके ऊपर आपको जो है वेबसाइट बना के दी है। इसको जरा सामने रखते हैं। ये आपके पास है जी, दिस वन बाय क्रिएटेड बाय एआई एंड दिस वन इज क्रिएटेड बाय मी। लें जी, ये आपके पास होम पेज है। स्लाइडर की बात करें, बटन खराब करता है ये। ठीक है जी, ये देखें कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत का मसला है। सेम वो रखी है पोटैटो यहाँ पे है, ये बाहर है तो उसको हम बाहर ही रखा है। मेन्यू भी इंप्लीमेंट कर दिया। मेन्यू जाहिर है वो वाला तो नहीं बना सकता था, क्योंकि मेन्यू तो आपने पेज जब ऐड होंगे तो मेन्यू बनेगा। मेन्यू उसने ऐड बहरहाल उसी कलर स्कीम में जो है वो सारा कुछ कर दिया है। नीचे आ जाए, सेक्शन आ गया जी आपके सामने। नीचे आ जाए, सेक्शन आ गया आपके सामने। लें जी, ठीक है जी। ये है कि ये इसको बस एक लाइन में है, ये 2 लाइनों में है। अच्छा, नीचे आ जाए। बटन खराब किया, सी ऑल सर्विसेज है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा होना था और इस तरफ आना था। उसके बाद आ जाए नीचे। लोड नहीं हुआ या पता नहीं, इमेजेस उठाई नहीं है इसने, उठानी तो चाहिए। उठाई नहीं इसने इमेज, खैर अच्छा चलो। बहरहाल इमेजेस नहीं उठाई, पता नहीं वो शायद लोड नहीं हुई होगी वेबसाइट उससे। यहाँ पे जी आपके पास ये सेक्शन आ गया। ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर ये इमेज है। नीचे आ रहे हैं, ये आपके पास सेक्शन आ गया, ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे इमेजेस नहीं उठाई। टीम फुटप्रिंट्स का सेक्शन है, उसके ऊपर ये है, वो भी आ गया। इमेजेस उठाई नहीं है, पता नहीं किसी वजह से, बहरहाल पहले उठा लेता था। उसके बाद जी नीचे आ जाए, फुटर आपको भी सेम टू सेम बना के दे दिया, लें जी। और इसको आप एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ। पूरा पेज आपको बना के दे दिया है। इसको 2 लाइनों में ले जाएं, बटन ठीक कर लें। ठीक है जी, इमेज अगर कोई रह गया तो वो इंसर्ट कर दें, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एआई टूल है जो आपको हेल्प आउट करता है। इससे परेशान नहीं होना कि ये तो अब हमारी जगह ले लेगा, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, एलिमेंटर के अंदर उसने बना जरूर दिया है, लेकिन इसको एडिट वही करेगा जिसको एलिमेंटर आता होगा। तो आप लोगों को एलिमेंटर आता है तो अब आप यू आर एबल कि आप जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करें, क्लाइंट्स को पिच करें कि भाई हम आपको
24 आवर्स के अंदर वेबसाइट बना के डिलीवर करेंगे। आप कोई भी डिजाइन हमें बताए, हम कर देते हैं। ठीक है, क्लाइंट से आप $200-300 चार्ज करेंगे, ये आपसे कितने पैसे लेगा, इसको भी हम देख लेते हैं, ये आपसे कितने पैसे लेता है। इसको हम जाते हैं एडिट करने। तो यहाँ पे आप देखें तो इनके चार्जेस भी बहुत कम है। अगर आप मंथली की बात करें, अगर आप एनुअल पे करेंगे तो $120 पर ईयर आपको पड़ेगा। और अगर आप जो है वो मंथली पे करेंगे तो $20 पर मंथ, जिसके अंदर एक वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे ये बना के देगा। ठीक है जी। ई कॉमर्स बनवानी है $30 पर मंथ, और एजेंसी अकाउंट अगर आपने लेना है इसके ऊपर 2+ वेबसाइट, 3 वेबसाइट इसके ऊपर आपकी बन जाएंगी, और इसके ऊपर 85 पे आपकी बन जाएंगी 10 वेबसाइट। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट की हम बात करेंगे, आपके पास एक क्लाइंट आएगा, तो आपने कितना इसको देना पड़ेगा, आपको $20 पर मंथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इसको। इसके ऊपर क्या क्या दे रहा है, 10 GB SSD स्टोरेज दे रहा है, 10 के मंथली, इसके अंदर होस्टिंग भी इंक्लूड है, इसकी डोमेन इंक्लूड नहीं है, होस्टिंग इंक्लूड है। कस्टम डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रीमियम गूगल क्लाउड होस्टिंग इसके ऊपर है, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट एडिटर यानी कि एलिमेंटर अवेलेबल है, अनलिमिटेड पेजेस विद AI, 10 के मंथली, एक वेबसाइट है यानी कि एक डोमेन है, उसके ऊपर जितने मर्जी पेजेस आप बनवा लें इससे, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, वेबसाइट स्पीड बूस्टर भी है, 5 के वर्ड्स भी हैं, और 24/7 लाइव चैट सपोर्ट भी है, सिर्फ $20 पर मंथ के अंदर, जो कि आपको बस बनेगा $6,000। ठीक है, तो आप एटलीस्ट किसी क्लाइंट से 50,000 तो ले ही रहे होंगे वेबसाइट बनाने का, जो कस्टम वेबसाइट होगी। सर पर मंथ बताया, वेबसाइट को खत्म कर देगा, होस्टिंग की जाहिर है जब खत्म हो जाती है म्याद तो उसको खत्म ही करेगा। तो आप यहाँ पे बना के इसको वो कर सकते हैं, माइग्रेट करवा सकते हैं। आपने पर एक मंथ के पे करेंगे तो एक मंथ ही रहेगी वेबसाइट यहाँ पे। ठीक है, होस्टिंग जब आप लेते हैं तो होस्टिंग का भी तो आप ईयरली पे करते हैं ना। अगर आपने यहीं पे ही उसको, क्लाइंट का आपके साथ है कि क्लाइंट कहता है जी मुझे होस्टिंग भी लेते हैं, तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं जी $120 पर ईयर में आपको, ये आप $10 पर मंथ है तो 12 में $120 पड़ेंगे, $120 में ईयर की जो है वो होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अगले फिर ईयर जो है वो क्लाइंट खुद पे करेगा, और पहले भी वो खुद ही ऑब्वियसली पे करेगा होस्टिंग के लिए, अगर वो इस बात पे आता है, अगर उसको होस्टिंग भी चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो वो होस्टिंग अपनी ले सकता है। आप मंथली $20 पे करके उसको वेबसाइट बनाएं, और यहाँ से आप जो है वो उसको माइग्रेट करें। माइग्रेट करने के आपको 1000 तरीके हैं, मैनुअल भी बता दिया, प्लगइन के साथ भी बता दिया, और एलिमेंटर के थ्रू भी आप सेव एज टेम्पलेट करवा के न्यू वेबसाइट पे जाके उसको वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया, टूल की समझ आ गई है, अच्छा लगा टूल, या बस ऊपर से ही गुजर गया। बेहतर क्या है, एलिमेंटर से खुद डिजाइन करना। देखिए नहीं, एलिमेंटर से खुद आप डिजाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपको कितना टाइम लगा है। एक पेज को डिजाइन करने में 2-3 घंटे तो आपके गए होंगे, यहाँ पे कितने लगे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगे पूरे। तो अगर आपको फिर भी बेहतर लगता है खुद डिजाइन करना, तो यू कैन डू दैट, आपको एफर्ट करने का मजा आता है एफर्ट करने में, तो आप जरूर करें। मुझे एफर्ट करने में मजा नहीं आता, मैं स्मार्ट वर्क ढूंढता हूँ, तो मैं तो AI प्रेफर करूंगा जी। स्मार्ट वर्क क्या है, इसने बना के दे दी है, कुछ बटन का मसला है, मैं उसको जो है ना वो आधा घंटा लगा के या 15 मिनट लगा के मैं ये चीज़ें ठीक कर लूंगा। तो वो जहाँ पे मेरे 3 घंटे लगने थे, वहां पे मेरे कितने मिनट लगे, 15 मिनट लगे। और इस तरह से मैं सारे पेजेस बना लूंगा, तो आपके सारों पेजेस पे 2-2 घंटे लगने थे, 10 पेजेस थे आपके 20 घंटे लगने थे, और क्लाइंट ने भी इंतजार करना था, मेरे 20 मिनट लगे। 20 मिनट के ऊपर जो है ना वो आप ऐड कर लें, मेरे 2 घंटे टोटल लगेंगे, आपके 20 घंटे लगने थे। भाई आ रहे हैं ऑप्टिमाइज वाले पे, वेट कर लें। पूछें पूछें क्वेश्चन। सर मुझे पूछना था, मैंने वेबसाइट जो आपने बताई थी वो डिजाइन की थी, लेकिन जो कॉन्टेक्ट अस में जो फॉर्म था ना वो मुझसे नहीं बना, वो रह मैंने गया था बताया था बाकी। कि फॉर्म जो है ना वहाँ पे ग्रेविटी फॉर्म इम्प्लीमेंटेड है, अगर तो उसका नल्ड वर्जन आप लोगों को मिल जाता तो आप यूज़ कर लें, और अगर नहीं मिलता तो आप जो है वो कोई भी और कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई भी फॉर्म का प्लगइन लगा लें, मेट प्रो फॉर्म है, WP कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कोई भी लगा लें। अच्छा, लेकिन वो सेम नहीं हो बनाना सका, जरूरी नहीं बाकी है, सब बस वैसा मैंने लगा बनाया। लें। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बस हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है, किसी को 2 लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं। किधर है आप, हैंड रेस करेंगी तो मैं आपको अलाउ करूंगा ना कि आप, जी करें अनम्यूट, कर दिया अनम्यूट, करें अनम्यूट अपने आप को, रुकैया। हाँ सर जी बोले। आपने जो AI टूल बताया, इससे आप कह रहे हैं कि जो आपके कस्टमर होंगे या क्लाइंट है, आप उनको माइग्रेट करके दे दें।
तो हम एक ही, अगर हम एआई स्टार्टर ले रहे हैं, सही है, तो हम उस हम्म पे बनाए और हम हम्म। माइग्रेट कर करके उसी पैकेज से हम मल्टीपल वेबसाइट बना के दे सकते हैं उन्हें। नहीं, डोमेन उसके ऊपर ये, अब मुझे इसका आइडिया नहीं होगा, मैंने ये टेस्ट नहीं किया है। हाँ, अगर बेसिकली ये जो पैकेज है वो ये कहता है कि आप इसका एक डोमेन अटैच करेंगे तो एक वेबसाइट अटैच होगी। जब आपने एक डोमेन उसके साथ अटैच कर ली, ठीक है, फिर वो सेकंड डोमेन आपको अटैच नहीं करने देगा इस पैकेज के अंदर। तो फिर आपको ये है कि उसी डोमेन के ऊपर ही हाँ आप वेबसाइट कोई और भी बना सकते हैं। उसको क्या पता चलेगा, क्योंकि पेजेस तो ऐड हो रहे हैं। तो एक, अगर आप स्टार्टर पैकेज ले लें तो उससे आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी है हम, तो हमें जहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा हम वहीं से कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट मल्टीपल भी उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकल सकता है, क्योंकि पेजेस आपको ये अनलिमिटेड दे रहा है कि अनलिमिटेड पेज आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप अनलिमिटेड पेजेस ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड होगा ना, जाहिर है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ही होगा, तभी आप जाके एलिमेंटर के थ्रू एडिट करेंगे ना। होस्टिंग है, होस्टिंग के ऊपर ये जो पहला सबसे पहला स्टेप ये था कि इंस्टॉल कर रहा है वो ब्लैंक वेबसाइट, वो जो इंस्टॉल कर रहा है वो वर्डप्रेस ही इंस्टॉल कर रहा था, और उसने क्या इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड तो होगा जाहिर है, उसी के थ्रू आप जाके फिर एडिट करेंगे सारी अपनी उसके अंदर एलिमेंटर के अंदर। चलें जी, ये भी हमारा हो गया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम आ जाते हैं कि आपने जब भी वेबसाइट आप एलिमेंटर इसके अंदर जो है वर्डप्रेस के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड को इतनी अच्छी जो है वो एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हजार चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट आप जो है वो थीम्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से, या इमेजेस जो है वो इतनी कोई ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस आप यूज़ नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो उस पर क्या हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ टूल है आपके पास, एक आपके पास है जीटी मैट्रिक्स, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके रिजल्ट्स ठीक होते हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा काबिल एतमाद रिजल्ट्स नहीं होते, लेकिन ठीक होते हैं। जीटी मैट्रिक्स के रिजल्ट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जिसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं वो आपके पास है पेज स्पीड इंसाइट्स, जो कि बेसिकली गूगल का अपना टूल है। ठीक है जी, पेज स्पीड इंसाइट्स ये गूगल का टूल है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, एसईओ चेक कर सकते हैं, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। उस्मान ग्राफिक्स डॉट कॉम है, इस पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करें और एनालाइज कर दें। तो यहाँ पे ये आपको जैसे आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट शो करवा देगा कि भाई इस वक्त क्या आपकी जो है परफॉर्मेंस चल रही है। प्लगइन्स हम देखेंगे इसके ऊपर हमने कौन कौन सा किया हुआ है। ले जी, मोबाइल पे इसने आपको दिखाया कि आपका परफॉर्मेंस का स्कोर क्या है, 82 है, एक्सेसिबिलिटी 100 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी 100 है, और एसईओ जो है उसका स्कोर कितना है, 85 है। ठीक है, नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे तो ये आपको सारी चीजें बताएगा कि भाई इसके अंदर इसने डायग्नोस्टिक क्या किया है। प्रॉपरली साइज इमेजेस नहीं, रेड वाले आपके पास जो है वो जरा डेंजर होते हैं। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट, और फिर आपको मजीद भी खोल सकते हैं कि भाई कौन सी साइज इमेजेस जो है वो मसला है जिनमें, वो आपको यहाँ पे बता देगा। इसी तरह से एक्सेसिबिलिटी में आएंगे तो 100 है, बेस्ट प्रैक्टिस में आएंगे तो 100 है, एसईओ में आएंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि एसईओ के क्या क्या मसले हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास है मोबाइल का स्कोर। साथ ही आपके पास डेस्कटॉप का स्कोर भी है, वहां पे भी आप देख सकते हैं उसका आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है, 96। कब ओपन हो रही है, टोटल टाइम कितना ले रही है वेबसाइट, 0.9 सेकेंड, और मोबाइल पे कितना ले रही है, 3 सेकेंड। तो अंडर जो है वो 2 सेकेंड या 1.5 सेकेंड आप कहते हैं कि उसके अंडर होना चाहिए आपका जो ये टाइम है। तो इसके अंदर हमने इसको जो है वो मैंने जरा लाइट स्पीड कैशे को जरा डिलीट किया है, क्योंकि ये आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। तो इसके ऊपर हम दोबारा जाके जो है वो जरा स्कोर आप चेक करते हैं। आप स्कोर थोड़ा सा मेरे ख्याल है खराब हो गया होगा, क्योंकि वहां पे पहले जो है वो लाइट स्पीड कैशे था, उसमें शायद कुछ ना कुछ स्कोर जो है वो कवर किया हुआ था, कैशे की वजह से अब वो हटा दिया, तो अब स्कोर जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया होगा, आई बिलीव। लेट्स सी, 86 था मेरे ख्याल ये, और ये 90 कुछ था, तो देख लेते हैं।
हाँ जी, देखा किधर आ गिरा है, 67 पे, और ये 86 पे आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका जो है वो स्कोर है। तो नीचे में आपके पास डिफरेंट, मैंने बताया कि डिफरेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें आपके पास यहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं। साइज इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट का मसला है, मेन थ्रेड वर्क का है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेड का है, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज है, इनिशियल सर्विस रिस्पांस टाइम है, कैश पॉलिसी है, इमेज के एलिमेंट्स के विड्थ एंड हाइट नहीं है, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट है, अवॉइड सर्विंग लेगेसी जावास्क्रिप्ट टू मॉडर्न ब्राउजर्स है। इन चीज़ों का मोस्टली मसला है। डेस्कटॉप पे आ जाए तो तकरीबन सेम ही है। ठीक है जी, लार्ज लेआउट शिफ्ट्स, रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पांस टाइम, प्रॉपर्ली साइज इमेजेस, रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट। तो यही तकरीबन चीज़ें आपके पास जो है वो चल रही होती हैं। कुछ आपके पास जो है वो इमेजेस का मसला होता है, रिड्यूस जावास्क्रिप्ट जो अनयूज होती है, या सीएसएस की जो अनयूज होती है उसके अंदर होता है। दूसरा आप जो है वो इनको मिनिमाइज करते हैं, जो मिनीफाई करते हैं, बेसिकली जो आपका सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको आप मिनीफाई करते हैं। तो ये आपके पास अब इस वक्त है। अभी एक जो है वो टूल हम पढ़ लेते हैं एआई का, इसके थ्रू आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक देना और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को जो है वो परफॉर्मेंस उसकी बेहतर कर देता है। और वो टूल सेम ही है जो वेब 10 है, उसी का अंदर जो अभी हमने देखा था कि उसके ऊपर ऑप्शन था कि आप जो है वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वही टूल आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। हम जरा उसको दोबारा ओपन कर लें वेब 10 को, और उसके ऊपर नया अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यार मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन आया है, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये एक ही मतलब फ्री में आपको एक ही जो है ना वो ऑप्शन देता है, वेबसाइट आप जो है वो करवा सकते हैं ऑप्टिमाइज फ्री में। इससे ये जो my.10web.io है, इससे आप जो है वो करवा सकते हैं फ्री में अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड। लेकिन फिर जब वो कराएंगे तो फिर वो एक ही चीज़ बस करवा सकते हैं, फिर वो आपको दूसरा वो नहीं करने देगा, क्रिएट नहीं करने देगा पेज। तो फ्री में हमने इसका जो है वो अकाउंट बनाया। अकाउंट बना के ये आपसे यहाँ पे भी आप डायरेक्टली जो है वो ऑप्टिमाइज करवा के अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो प्लगइन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो हम जरा प्लगइन के थ्रू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी करवा सकते हैं ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड। वो कह रहा है जी डाउनलोड कर लें। ठीक है, हमें यहाँ पे हम जाते हैं बैकअप पे, और यहाँ पे हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका प्लगइन है 10 वेब का, वो हम जो है वो कर लेते हैं। वेब 10 है, 10 वेब है। ये देखें, ये 10 वेब बूस्टर है, इसको आप इंस्टॉल करें। इसको आप यहाँ पे करें एक्टिवेट। तो इसको आप ये कहेगा जी साइन अप एंड कनेक्ट करें। तो इस पर आप क्लिक करें साइन अप एंड कनेक्ट पे, तो ये आपको अपने उस पर ले जाएगा पोर्टल पे, वहां पे आप लोगों का लॉगिन होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इस पर क्या करना स्टार्ट कर देगा, डायरेक्टली जो है उसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। लें जी, ये आपका वेबसाइट होम पेज जो है वो बीइंग ऑप्टिमाइज्ड हो रहा है। ऑप्टिमाइजिंग द फ्रंट एंड, कंप्रेसिंग इमेजेस। और इसका पेड वर्जन जो है वो इससे भी बेहतर है। अगर आप वो इसका पेड वर्जन ले लेते हैं तो वो इससे भी बेहतर अंदाज में जो है वो आपको ऑप्टिमाइज कर देता है। और अगर इसी होस्टिंग पर रहेंगे तो फिर तो उनका 90% गारंटीड है कि 90% से नीचे ये जो आपका परफॉर्मेंस है ये आएगी ही नहीं। तो ये देखें, ये हो गया। अब आप इसका स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम जरा स्कोर दोबारा चेक कर लेते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स पे। ये भी पेज स्पीड इनसाइट से ही स्कोर लेता है, इस पे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें,
यहाँ पे भी आपको बता देता है बिफोर ऑप्टिमाइजेशन क्या था और आफ्टर क्या है। जो इसका पेड है उसके ऊपर तो ये ग्रंटेड 90% प्लस देते हैं, लेकिन जो फ्री होता है उसके ऊपर बस गुजारा करवा देते हैं। कभी कभार बेहतर हो जाता है और कभी कभार नहीं भी होता। जरूरी नहीं है क्योंकि एआई है तो वो किस हद तक जो है वो करेंगे। कभी कभार जो उसकी लिमिटेशंस हैं वो फिर वो हिट हो जाती हैं, फिर वो नहीं करता फ्री वाले। पेड में तो ये गारंटी देते हैं कि जी हम गारंटी 90% प्लस आपको स्कोर देंगे। ये देखें, ये आपका 67 से 79 पे आ गया, और ये आपका 86 से 94 पे आ गया। ये 1.1 सेकंड पे आ गया, और ये आपका 4.9 सेकंड पे आ गया। ठीक है जी, इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं तो शायद और बेहतर हो जाए। तो ये 88 और ये 98, तो ये 92 और 98 पे आ गया, ये आपका यहाँ पे 88 पे आ गया। तो ये इसने जो है वो कर दिया। ये एक आपके पास एआई प्लगइन है जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर हो गया जी? 79 एंड 94। तो बेसिकली हमने जो है वो देखा कि मैनुअल माइग्रेशन किस तरह से होती है। देन हमने जो है वो देखा कि एआई के थ्रू आप जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहें एलिमेंटर के अंदर तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। और देन अगर एआई के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करवाना चाहें, उसको बूस्ट करना चाहें, तो वो आप किस तरह से करवा सकते हैं। क्लियर है जी? ये तीन चार चीजें जो हमने देखी हैं। कोई मसला मसाइल अगर है तो बताएं। बता दें सारे एक दफा जरा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका जो है वो $6 पर मंथ है। अनलिमिटेड पेजेस, 90% प्लस पेज स्पीड स्कोर आपको देगा। कोर वेब वाइटल जो है वो इम्प्रूव करेगा। अनलिमिटेड पेजेस के इमेज ऑप्टिमाइज करके देगा। ठीक है जी। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस करेगा। कस्टम ऑप्टिमाइजेशन रूल्स भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रो ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा। ठीक है जी। क्लाउड फेयर भी आपको वेबसाइट विद सीडीएन भी देगा एक वेबसाइट, और सीडीएन बैंडविड्थ भी आपको 100 GB देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देगा आपको कितने में? $6 पर मंथ में, यानी कि साल के आपके बनेंगे $72। अच्छा जी। अब अगर ये आपका जो है वो सही परफॉर्म नहीं करता फ्री में अगर ये सही परफॉर्म नहीं करता, फिर आपके पास क्या जो है वो अदर ऑप्शंस हैं। वो हम एक ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं कि फ्री का ऑप्शन क्या हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम करते हैं डिलीट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो एट अ टाइम एक चीज ही रखनी होती है। एक उसके लिए, एक काम के लिए एक ही प्लगइन एट अ टाइम यूज करेंगे। ये एक जो है वो आपके पास मजीद एक फ्री प्लगइन है। उसको हम जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं डिफरेंट। आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स आप कर सकते हैं। 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ऑटो ऑप्टिमाइज है, 1+मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। 10 वेब बूस्टर की 80,000 प्लस हो चुकी हैं। स्मैश तो खैर नहीं है। इस तरह का आपके पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन, आप ऑप्टिमाइजेशन लिखेंगे डिफरेंट आएंगे। हम एक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या ऑप्शन इनके अंदर होते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पे इफेक्ट डालती हैं। वो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इफेक्ट डालती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस। तो इन सारी चीजों के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये एक फ्री प्लगइन है, इसके थ्रू आप अपना स्कोर मजीद जो है वो चाहे तो बेहतर कर सकते हैं। अब डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज के अंदर आ जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट चीज़ों के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। डेटाबेस के इमेजेस कैसे मिनीफाई कर सकते हैं, तकरीबन 4 चीज़ें, और इसके अंदर भी डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। डेटाबेस के अंदर आएंगे तो डेटाबेस के अंदर आप ऑप्टिमाइजेशन रन कर सकते हैं। डेटाबेस टेबल्स को ऑप्टिमाइज कर दें। ऑल पोस्ट रिवीजन जो आपकी पड़ी हुई हैं
ठीक है, यानी कि हिस्ट्री पड़ी है, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्लीन करवा दें। जिस तरह से ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट हैं, ट्रैश्ड हैं, रिमूव स्पैम एंड टेलर्ड कमेंट्स, अनअप्रूव्ड कमेंट्स, पिंग बैक्स, ट्रैक बैक्स, कोई और चीजें हैं तो उनको भी आप यहाँ पे करवा के जो डेटाबेस के आपके टेबल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ये है, तो यहाँ पे आप इसको इनोडीबी में कर दें तो ये आपका जो है वो साइज कुछ थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इस तरह के कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो कोशिश करें कि एक तो वेबसाइट का बैकअप लेके रखें और दूसरा अपने डाटाबेस का जो है बैकअप लेके उसके बाद ये एक्शन जो है वो परफॉर्म करें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेटिंग है कि जब आप मैनुअल स्केड्यूल कर रहे हैं तो जो आपके ऑप्टिमाइजेशन है वो कब जो है वो रन होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो मेरी वो ऑप्टिमाइज ये जो ऑप्टिमाइजेशन के ये जो एक्शंस हैं यानी कि जो टेबल्स रन होने हैं वो कब रन होने हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आवाज स्लो आ रही है यार, मैं चीख रहा होता हूँ ऑफिस में, वो कहते हैं आवाज बहुत ऊंची है, मैं इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आप बता रहे होते हैं कि भाई जो आपने ऑप्टिमाइजेशन रन करनी है वो हर कितने हफ्ते बाद जो है वो रन होनी चाहिए और उसका कितने का डाटा आपने रखना है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ वो कह रहा है कि आप ड्राफ्ट प्लस से जो है वो आप बैकअप ले लें रनिंग स्केड्यूल्ड ऑप्टिमाइजेशन से पहले। तो अगर आपका आप ड्राफ्ट प्लस आपने किया हुआ होगा तो यहाँ पे वो बैकअप भी आपका लेता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप स्केड्यूल्ड क्लीन अप एंड ऑप्टिमाइजेशन इनेबल कर सकते हैं कि भाई हर वीक पे मेरे डाटाबेस टेबल ऑप्टिमाइज हो जाए, पोस्ट रिवीजन क्लीन हो जाए, ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट रिमूव हो जाए, तो ये आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए इमेजेस पे। यहाँ पे आके आप इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कंप्रेस यहाँ पे कर देंगे न्यूली एडेड इमेजेस, यानी कि जब कोई इमेज ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दे, कंप्रेस कर दे। शो कंप्रेशन मेटा बॉक्स ऑन द इमेज डैशबोर्ड मीडिया पेज। कंप्रेशन ऑप्शन कौन से हैं, प्रायोरिटाइज मैक्सिमम कंप्रेशन या रिटेंशन ऑफ डिटेल, कि डिटेल रिटेंशन होनी चाहिए, मतलब ब्लर नहीं होनी चाहिए इमेजेस। ये कस्टम भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बेस्ट इमेज क्वालिटी है या मैक्सिमम कंप्रेशन है या दरमियान की चीज रख दें, तो आप इसको जो है वो यही कर दें तो बेहतर है। वेब पी भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई जो वर्जन है इमेजेस के उनको आप वेब पी में कन्वर्ट कर दें, ताकि मोबाइल के लिए वेब पी जो है वो ज़्यादा अच्छी यूज़ होती है, तो आप वेब पी भी कर देगा। कंप्रेशन सर्विस आपकी ये है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मोर ऑप्शन के जो एग्जिफ डाटा है वो प्रिजर्व करना है, ओरिजिनल इमेजेस का बैकअप भी लेना है, ताकि अगर कुछ इमेज खराब होती है तो हम उसको कर दें। और ऑटोमेटिकली डिलीट कर दो इमेजेस, जो आपके पास बैकअप इमेजेस हैं वो 7 दिन के बाद डिलीट कर दो। अगर 7 दिन के अंदर हमें लगेगा कोई इमेज बैकअप नहीं हुआ तो हम उसको रिटेन कर लेंगे, अदरवाइज आप वो बैकअप इमेजेस डिलीट कर दो, हम जो ऑप्टिमाइज इमेज होंगी वो यूज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये आप इमेज देख सकते हैं कि ये आपके पास अनकंप्रेस पड़ी हुई है, उसके अलावा बाकी सारी आपके पास कंप्रेस्ड है। तो आप इनको जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इनको चाहें तो यहाँ पे कंप्रेस कर दें कि ये जो इमेजेस हैं इसको यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएंगे। देखिए जी, इमेजेस पेंडिंग आ जाएगा, इमेज कंप्लीट है, 18 इमेजेस है, पेंडिंग है, कंप्लीट हो गई है, साइज कितना सेव हो गया एक इमेज में, 6 KB। इस तरह से जैसे जैसे आगे होती जाएंगी तो ये सारे में जो है वो साइज आपको बताते रहेगा कि इतना इतना, ये देखें अब 247 KB हो गया। ठीक है जी, 3 इमेजेस हो गई हैं, 267 KB सेव हो गया। 45% एवरेज सेविंग्स है पर इमेज। ठीक है, 4 हो गई हैं, 5 हो गई हैं। तो ये इस तरह से जितनी भी इमेजेस होंगी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, उनको कंप्रेस कर देगा, उनको ऑप्टिमाइज कर देगा। खैर, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जो होगी हैं वो यहाँ से हट गई हैं, बाकी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आप आ रहे हैं कैशे। कैशे क्या होता है, बेसिकली कैशे आपकी वेबसाइट को जल्दी लोड करने में हेल्प आउट करती है। क्या हेल्प आउट करती है जी, कि आपने यहाँ पे लोड की वेबसाइट, ठीक है जी, लोड हुई आपकी, तो एक मिनट आप मुझे जरा दीजिएगा। अच्छा जी, तो कैशे बेसिकली क्या करती है, जब आप इस वेबसाइट को लोड करते हैं, एक बंदा कोई आपका कस्टमर है, कोई व्यूअर है, उसने जब इस वेबसाइट को लोड किया तो जो इसकी ये फाइल्स थी सारी की सारी उसने क्या की, वहां पे स्टोर कर ली। ठीक है, तो अब जब वो किसी और पेज पे जाता है या दोबारा इसको रीलोड करता है तो वो सारी फाइल्स दोबारा से रीलोड नहीं होंगी, बल्कि वो फाइल यहीं से लोड हो जाएंगी, ना कि वो दोबारा से सर्वर से उठा के लाएगा। तो ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर इसी के अंदर जो है वो अपनी फाइल यहाँ पे स्टोर कर लेता है, जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट की या सीएसएस की या इमेजेस की फाइल जो भी आपके पास होती है वो यहीं पे स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही इसको रीलोड किया जाता है तो बजाय इसके कि वो सारी फाइल दोबारा उठा के लाए, देखा आपने कि पहला टाइम कितना लेता है, और जैसे ही आप इसको रीलोड करेंगे तो वो वहीं से सारी की सारी फाइल वहीं से पिक करेगा और उनको ऑटोमेटिकली जो है वहीं से लोड करवा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो कम लगेगा। तो आप यहाँ पे इसको कैशे को ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर दें।
ठीक है जी, जनरेट कर दें सेपरेट फाइल फॉर मोबाइल डिवाइसेस, और सर्व्ड कैशे पेज फॉर लॉग्ड इन यूजर, जो आपके लॉग्ड इन यूजर हैं उनको जो है वो आपके कैशे पेजेस जो है वो सर्व होंगे। और इसका लाइफ स्पैन कितना है, लाइक 24 घंटे के बाद ये रीलोड हो। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कैशे आपके स्टोर करवा दिया और आपने कुछ चेंज किया, लाइक ये टेक्स्ट आपने चेंज किया है, और आपने इस कैशे को, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको पर्ज कर सकते हैं, ये देखें पर्ज। अगर आपने इसको पर्ज नहीं किया, यानी कि कैशे दोबारा से नहीं बनाई, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जिसके पास ये कैशे स्टोर्ड है उसको ये चेंज जो है वो शो ही ना हो। ठीक है, उसको ये चेंज जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास प्री लोड भी आप करवा सकते हैं कि भाई मेरे जो एसेट्स हैं वो प्री लोड करके रख दो। ठीक है, लाइक एक बंदे ने लोड किया और अब आपको पता है कि यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं मोस्टली, तो वो आपके पास चीजें पहले ही प्री लोड हुई हो, ताकि वो आपकी स्पीड में मजीद जो है वो यहाँ पे क्या करती है, आपका जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइज होने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद स्केड्यूल प्री लोडर है, आप एक्टिवेट कर दें कि भाई इसका भी हर 7 दिन के बाद या हर 24 घंटे के बाद, यहाँ पे हमने 24 घंटे रखा है, तो हर 24 घंटे के बाद जो है आप ये भी स्केड्यूल हो जाए, प्री लोडर दोबारा से रन हो जाए। उसके बाद आपके पास कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं कि कुछ आपने यूआरएल एक्सक्लूड करने हैं कैशिंग से, लाइक एडमिन्स हैं, उनको हर टाइम जो ऐसी कोई चेंज परफॉर्म हो तो उनको शो होना चाहिए, उनके लिए कैशे नहीं बननी चाहिए, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। कुकीज हैं तो वो दे सकते हैं, कंडीशनल टैग्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं कैशिंग से, या कोई और आपके पास लिस्ट ऑफ ब्राउजर्स है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि उन ब्राउजर्स पे कैशिंग नहीं होनी चाहिए। जी जिप कंप्रेशन है वो आपकी ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है, जो आपको हेल्प आउट करता है आपके वेबसाइट पे लोडिंग टाइम डिक्रीज करने में। और स्टैटिक फाइल हेडर्स भी आपके इनेबल्ड होने चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी आपके इनेबल्ड। जब आप लोकल होस्ट पे चेक करेंगे तो ये इनेबल्ड नहीं होंगे, तो लेकिन उस पर आपने परेशान नहीं होना, ये लाइव पे ही मोस्टली होते हैं। उसके बाद आप आ जाए मिनीफाई पे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है वो एक मेन स्टेप होता है कि आप जो CSS, जो आपकी कस्टम स्टाइलिंग शीट होती है और जो जावास्क्रिप्ट होती है, फ़ॉन्ट्स की जो फाइल होती है, उनको आप मिनीफाई करते हैं। मिनिफिकेशन यानी कि वो इतना लाइंस ऑफ कोड होता है तो उसको आप मर्ज कर देते हैं छोटी सी 2-4 लाइनों में। तो यहाँ पे आपने मिनीफाई इनेबल कर दिया, HTML को भी, जावास्क्रिप्ट को भी और CSS को भी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में आ जाएं तो इसके आपके पास ऑप्शन है कि इनेबल करें मिनिफिकेशन को, इनेबल मर्जिंग और जावास्क्रिप्ट फाइल की एक ही फाइल लोड हो, बजाय इसके कि 10 फाइल्स हैं तो 10 लोड हो रही है, तो एक ही फाइल जो है वो मर्ज होकर एक ही फाइल लोड हो जाए। और उसके बाद कंटेन एज इंक्लूडिंग फाइल इन इट्स ऑन ब्लॉक, ठीक है, वो अपने हर ब्लॉक के अंदर ही इंक्लूड हो। और एक्सक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पे कोई फाइल के भाई उस फाइल को मर्ज नहीं करना, वो फौरन से लोड हो, कोई ऐसी अगर मेन फाइल है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो डेफर करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, लाइक जो है वो आपकी कोई है एनिमेशन की फाइल है, वो आपके होम पेज पे यूज नहीं हो रही, या वो बाद में यूज होनी है, बाद में भी अगर वो लोड हो जाएगी तो मसला नहीं है, तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे दें या आप डेफर ऑल करवा दें, तो उससे क्या होगा कि वो बेसिकली जो है वो डिले हो जाएंगी आपकी फाइल्स, तो वो पहली दफा जब वेबसाइट लोड होगी तो वो एनिमेशन की थी, तो वो एनिमेशन वाली लोड नहीं होंगी, वो बाद में लोड हो जाएंगी, तो बाद में एनिमेशन जो है वो जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा आपका क्लाइंट व्यूअर उसको शो हो जाएंगी, बजाय इसके कि वो पहले ही इतना सारा टाइम जो है वो ले लें। तो आप इनको जो है यहाँ पे डेफर भी करवा सकते हैं। उसके बाद CSS है उसके आप इनेबल कर दें मिनिफिकेशन, मर्जिंग इनेबल कर दें। इनलाइन CSS रिकमेंडेड है कि CSS जो है वो फिर आपके HTML कोड के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और स्ट्रिप कर दें प्रिंट रेटेड CSS शीट्स को। उसके बाद इनका भी आप लिंक दे सकते हैं कि इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, और अगर कोई फाइल आपने यहाँ पे भी एसिंक्रोनसली करनी है, यानी कि लोड नहीं करवानी, बाद में लोड हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप यहाँ बता दें कि जी गूगल फ़ॉन्ट्स को लोड ही ना करवाएं, या ऐड कर दें डिस्प्ले इक्वल टू स्वैप टू गूगल फ़ॉन्ट्स, इनहेरिट कर दें CSS सेटिंग्स के साथ इनलाइन गूगल फ़ॉन्ट ऑफ CSS फाइल्स। यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि जोन सा भी ऑप्शन आप, अच्छा यहाँ पे ये होता है जब आप खास तौर पे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ कर रहे होते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जब आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मतलब मर्जिंग करवाई, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड खराब होगी मजीद, तो फिर आके आप वापस इसको रिटेन कर देते हैं, इसको आप हटा देते हैं। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, जब आप ऑप्शन कर रहे होंगे तो एक एक करके फिर आपने चेक भी कर लेना है कि मेरे पास मेरी वेबसाइट पे कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, ना कि ये हो कि आप यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो टिक टिक कर दें और एट द एंड जाके देखें तो आपकी वेबसाइट जो है वो पहले 70 पे थी तो आप 50 पे आ चुकी है। तो आपने यहाँ पे ये भी ध्यान जो है वो रखना होता है। चूज हाउ टू इंक्लूड फॉन्ट्स फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स ऑन योर पेजेस व्हेन अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपने किस तरह से करवाना है। द स्टाइल शील्ड विल बी मर्ज्ड और इनलाइन, स्टाइल शील्ड विल बी इनलाइन, यहाँ पे विल यूज प्री लोड विद लोड CSS, और ये इफ यू वांट टू एक्सक्लूड द CSS फ्रॉम परफॉर्मेंस टेस्ट, तो आप कोई भी इनमें से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम है तो उसको आपने क्या करना है, उसको भी आप कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास सेटिंग्स है कि जी मर्ज कर लें इनलाइन एक्सेस एंड जावास्क्रिप्ट, डिसेबल मिनिफाई फॉर लॉग्ड इन यूजर, रिमूव मेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेज हेडर, ठीक है जी, रिमूव डिफॉल्ट वर्डप्रेस एंड आइकन जो है वो यूज कर दें डिफॉल्ट, ताकि वो जगह ना लें। एसेस और ऑप्शन जो है वो सेम एज होम URL, और इसको आप यहाँ पे सेव करवा दें। प्री लोड करवाना है तो यहाँ पे प्री लोड करवा सकते हैं।
और एडवांस है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैशे का लाइफ स्पैन कितना होगा, और इनेबल करना है डीबग मोड तो वो भी कर सकते हैं, और डिफॉल्ट एक्सक्लूजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो सिंपल से चीज़ें थी जिनके थ्रू आप जो है वो ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। ये एक अच्छा प्लगइन है आपके पास। बाकी इसकी मजीद सेटिंग है कि इनेबल कर दें इसको एडमिन बार मेन्यू में, यहाँ पे भी शो हो जाए, और कैशिंग मेन्यू इन द एडमिन बार जो है ये देखें पैच कैशे शो हो रहा है या मिनीफाई शो हो रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ट्रैक बैक्स डिसेबल करना है, कमेंट्स डिसेबल करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सेटिंग है, वाइप सेटिंग है, वो भी कर सकते हैं, यानी कि सेटिंग्स डिलीट कर दें, क्लीन कर दें, या इसकी सेटिंग जो है वो डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके किसी और जगह पर जाके सेम सेटिंग्स पोस्ट करनी है तो इंपोर्ट कर दें। तो ये आपके पास जी एक आपके पास फ्री प्लगइन था, और एक एआई के साथ हमने जो है वो देख लिया कि इन प्लगइन्स के थ्रू आप जो है वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर फिर हम जो है वो लास्ट में दोबारा देख लेते हैं कि अभी इस वक्त जो है वो हमारी क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं, मतलब स्पीड क्या चल रही है। एक और आपके पास जो है वो पेड प्लगइन है, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास अब आप लोगों की फ्राइडे को होगी, थर्सडे कल आपके पास ऑफ है ड्यू टू जनरल इलेक्शंस। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो अब हम उसको देखेंगे फ्राइडे को। तो देखें ये आपके पास 77 है, और ये आपके पास है 92। ठीक है जी, वो भी हमने हटा दिया है। उसके साथ 4.5 पे थी एआई वाले के साथ, अब यहाँ पे 3.2 पे आ चुकी है, और यहाँ पे आ चुकी है 0.9 सेकंड के साथ। तो यहाँ पे आप मजीद जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। अभी यहाँ पे साइज इमेजेस प्रॉपरली का मसला है, क्योंकि सारी हमने नहीं की थी, कुछ रहती थी। इस तरह से यहाँ पे रिड्यूस्ड अनयूज सीएसएस का भी यही मसला है, उसके अंदर भी ऑप्शन हम जाके एक्सप्लोर दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इमेजेस के कुछ एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट नहीं है, इनको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो आपकी ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो कल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे, तो उसके अंदर जो आपकी फ्राइडे को क्लास है, उसके अंदर जो है वो हम लोग एक जो पेड प्लगइन भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का देख लेंगे। अगर आपका क्लाइंट जो है वो पेड प्लगइन जो है वो अगर अफोर्ड करता हुआ, तो उसको भी हम देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम एसईओ और सिक्योरिटी हमारी ये जो है वो चीज़ें रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे को होनी है उसके अंदर हम कवर कर लें। सेम टाइमिंग है जी फ्राइडे को, 6 to 7:30। और फिर जो चीज़ हमारी रह जाएगी वो हम इंशाल्लाह सैटरडे को जो है वो हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी 6 to 7:30। उस पर फिर इंशाल्लाह करके हम जो है वो फिर आगे वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है जी, होप्स हो कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को आज जो है वो सीखने को मिल गई होंगी। तो अटेंडेंस वाले बता दें जी, जिनकी अटेंडेंस इन्होंने पहले नहीं लगवाई थी, जो लेट आए थे। किसी को क्यूरी है तो वो भी बता दे। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट भी आप लोगों का देंगे। कोई रह गया है अटेंडेंस वाला तो वो अपना नाम लिख दे, जिन्होंने नहीं लिखी। जो दीदी पूछें क्या क्वेश्चन है। हो गया जी, सबके अटेंडेंस कोई रह तो नहीं गया। पूछें पूछें क्वेश्चन पूछ लें, जिसका कोई क्वेश्चन है तो। नहीं जी, असाइनमेंट अभी मुझे नहीं टाइम मिला चेक करने का, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी चेक। कोई नहीं है क्वेश्चन किसी का, कोई बात नहीं है, अटेंडेंस भी होगी सबकी। यार हर किसी की अपनी मर्जी होती है, ठीक है, जिसको डीवी अच्छा लगता है वो डीवी यूज कर लेता है, जिसको एलिमेंटर अच्छा लगता है वो एलिमेंटर यूज कर लेता है। आपका काम है सर्विसेज देना। आपको कोई कहे कि डीवी करना है तो आपको डीवी भी आना चाहिए, आपको कोई कहे एलिमेंटर करना है तो आपको एलिमेंटर भी आना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ आपके जैसे कमांड होती है, अगर किसी क्लाइंट को इन चीज़ों का नहीं पता तो फिर आप उनको नहीं बताते। अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको पता है इन चीज़ों का, और वो आप कहते हैं मुझे डीवी में ही चाहिए, तो आपको डीवी इतना आना चाहिए कि आप उसको जो है वो काम करके दे दें, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी मुझे तो डीवी नहीं आता, मैं तो एलिमेंटर में ही करूंगा।
तो आपने एक जगह पे जो है वो अपने आप को लिमिट नहीं कर लेना, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना, कोशिश करें डीवी भी देखें और एलिमेंटर भी देखें। तो अगर आपकी कमांड जो है वो एलिमेंटर पे ज्यादा है और आपका क्लाइंट आप पे मुनहसिर है कि जी आप बताएं जिस पे आप काम कर देंगे, तो आप अपना एलिमेंटर पे कर दें। बाकी ये है कि दोनों बिल्डर अच्छे हैं। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन है तो बताएं जी। नहीं है क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से फ्राइडे को सेम टाइम पे 6 to 7:30। जी उस्मान साहब, हैंड रेस किया आपने। हाँ जी। सर ये जो आस्ट्रा वगैरह के ऊपर भी काफी ज्यादा टेम्पलेट्स और ये हैं, तो ये भी सेम कन्वर्ट हो जाती है एलिमेंटर पे, या इसका अलग से यूज करना पड़ता है? यार अब मुझे एक्स्ट्रा का एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, उसके कुछ जो टेम्पलेट्स हैं वो एलिमेंटर बेस्ड है। मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट्स होते हैं हर थीम के, वो आप किसी एक बिल्डर के अंदर बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब डीवी का उसका अपना बिल्डर है, एस्ट्रा का भी पता नहीं शायद अपना बिल्डर है, कुछ उसके अंदर उसका टेम्पलेट्स बने हुए हैं, कुछ उसके एलिमेंटर में भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो जो टेम्पलेट जिस बिल्डर के अंदर बना होगा वो उसी के अंदर ही एडिट होगा। तो सर आप बस ये बात याद रखिए। मिक्सअप यूज कर सकते नहीं, हैं? मिक्सअप यूज नहीं कर सकते। ओके। मतलब एक पेज अगर बना है तो वो उसी के अंदर ही रहेगा। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि बाकी मतलब डिफरेंट पेजेस आप डिफरेंट बिल्डर्स में ना बनाएं। ठीक है, एक बिल्डर को ही ऑल ओवर द वेबसाइट जो है वो आप यूज करें। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि एक पेज किसी और बिल्डर में बना है, दूसरा पेज किसी और बिल्डर में बना है, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जो है वो आई वुड रिकमेंड कि आप एक वेबसाइट पे एक ही बिल्डर यूज करें। अच्छी जो है वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप दो दो बिल्डर यूज कर रहे हो। ओके जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से फ्राइडे को। कल का ऑफ है, ख्याल रखें अपना, वोट वगैरह डालें जिस जिसको डालना है, और फिर इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात होती है आप लोगों से फ्राइडे को सेम टाइम पे 6 to 7:30। ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।